सबसे पहले आदि मानव के जीवन के बारे में कि वो पूरा पाषाण काल में क्या थे, पाषाण काल में क्या थे, मध्य पाषाण काल में क्या थे, किस तरीके से उनका रहन सहन था, किस तरीके के जीवन को वो व्यतीत करते थे, उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां होती थी, जीवन यापन करने के लिए, खाने पीने के लिए वो किस प्रकार का खाना यूज करते थे, आखेटक क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मानव के उस स्थिति के बारे में समझेंगे जिसमें मानव ने सबसे पहले अपने आप को स्थापित किया कि वो मानव है। तो प्रागैतिहासिक काल से समझेंगे कि मानव किस प्रकार अपने आप को स्थापित कर सका है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। मानव के विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था को प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है। मानव के विकास के क्रम में प्रारंभिक अवस्था यानी कि मानव की जो प्रारंभिक अवस्था है वो प्रागैतिहासिक के नाम से जानी जाती है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के नए आविष्कार मानव जीवन का हिस्सा बने। इस काल के लोग सामान्यतः आखेटक मतलब शिकारी। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। इसका मतलब होता है शिकारी। आखेटक और भोजन संग्राहक थे, यानी कि भोजन को उन्होंने संग्रह करना भी सीख लिया था। तो इसलिए भोजन संग्राहक, संग्रह करने वाला संग्राहक होता है, और क्योंकि भोजन का संग्रहण कर रहे थे इसलिए भोजन संग्राहक थे। तथा पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे और पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लग गए थे। हालांकि आगे चल करके हम सीखेंगे कि पत्थर के अलग अलग या विभिन्न प्रकार के जो औजार रहे और वो किस काल में विशेषता यूज किए गए, उनसे भी उन काल की पहचान होती है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं कि मानव का विकास। मानव के विकास के बारे में अगर बात जाने तो आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स से मिलती है। इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं, जबकि हिंदी में जीवाश्मों यानी पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारी। अगर हम गुफाओं की चित्रकारियों की बात समझें तो गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। चार्ल्स डार्विन नाम के एक भौगोलिक पुरातत्वविद थे जिन्होंने अपनी पुस्तक में ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? बोलते हैं कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप में विकसित होकर अपने आप को वर्तमान रूप में लाया है या आया है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि वर्तमान समय में जो मानव है इस समय या उस समय का जो मानव रहा वो पहले एक जानवरों के ही रूप में क्रमिक उसका अवतार हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, और फिर उसने धीरे धीरे अपने आप को उठना बैठना और चलना और सीधे खड़े होकर के चलना, ये सारी चीजें सीखी और बाद में होमो सैपियंस नाम का मानव आया जैसे कि जो हम लोग हैं। अभी आगे पढ़ते हैं। इसी तरीके से इनको 3 वर्गों में बांटा गया है ऐसे मानव को। कैसे मानव को? जिसने जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने आप को वर्तमान रूप में लाया है, और वो वर्तमान रूप में आने वाले मानव को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो मानव वाला बोला जाता है वो बोला जाता है प्राप्त जीवाश्मों को। जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, है ना, जैसे कि उनके कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है उसके तौर पर हम ये कहते हैं कि ऐसे मानव को होमो हैबिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमो हैबिलस, यानी ऐसे मानव जो औजार बनाने वाले मानव थे, यानी जो मानव औजार बनाते थे उनको होमो हैबिलस कहते हैं। नंबर 2 होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ऐसे मानव थे जो कि ये समझ गए थे या चलना उन्होंने किस प्रकार शुरू कर दिया था, वो अपने बल पर सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले पहले मानव थे जिनको होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। और नंबर 3 और लास्ट जिसको होमो सैपियंस कहा जाता है। होमो सैपियंस जिसको प्राज्ञ या चिंतनशील मानव कहते हैं। चिंतनशील मानव का मतलब है जो सोचने और विचारने की शक्ति उसके ब्रेन में विकसित हो गई थी, उसके दिमाग में विकसित हो गई थी, ऐसे मानव को हम होमो सैपियंस कहते हैं। मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है। यानी सबसे पहले मानव कहां है?
ये माना जाता है, हमारे भौगोलिक पुरातात्विदों का मानना है कि सबसे पहले मानव अफ्रीका में आया और बाद में वो है विश्व के अलग अलग भागों में फैल गया। भारत में आदिमानव का अध्ययन प्रागैतिहासिक के अंतर्गत ही माना जाता है, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत किया जाता है। मानव के जिस रूप में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी गई है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए, इसको राइट कर लीजिए, लिखने में आपकी भलाई है। वीडियो को देख करके अपने अनुभव को मत बढ़ाइए, ऐसा अनुभव कोई काम का नहीं है। इसलिए प्लीज आप लोग कॉपी पे राइट करते जाइए, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको राइट करिए। जैसा कि अभी मैंने बताया, भारत को किस काल के अंतर्गत लिया जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहला प्राचीनतम साक्ष्य जो माना जाता है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, उसको रामापिथेकस की संज्ञा दी जाती है। रामापिथेकस की संज्ञा दी जाती है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य जो कि प्राचीनतम जीवाश्म कहा गया है, वो किस नदी घाटी के तौर पर मिला है? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में हथनौरा मध्य पाषाण काल से संबद्ध मिलता है। तो आपको ये भारत का जो स्ट्रक्चर है इतिहास के बारे में, तो अगर उसके बारे में बात करें कि पूरा पाषाण काल के में अगर जाएं और भारत के साक्ष्य ढूंढते हैं, तो पूरा पाषाण काल में भारत में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि मध्य पाषाण काल के नर्मदा घाटी के हथनौरा क्षेत्र से हमें जीवाश्म मिले हैं और उसी जीवाश्म को रामापिथेकस की संज्ञा दी जाती है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से बिलोंग करते हैं, यानी कि वहां पर मिलते हैं। भारतीय इतिहास का काल विभाजन। स्रोतों के आधार पर इतिहासकार भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल, जो कि मानव उत्पत्ति से 3000 यानी 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। नंबर 2, आद्य ऐतिहासिक काल, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और नंबर 3, ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से आगे तक। ये 3 प्रकार के जो वर्गीकृत किया गया है इतिहास को, वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है भारतीय इतिहास को। और वो भारतीय इतिहास, नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 जिसको प्रागैतिहासिक काल का मतलब है प्री हिस्टोरिक पीरियड, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ये हिस्टोरिकल पीरियड नंबर 3। तो 3 पीरियड से इसको डिवाइड किया गया है। एक एक करके इसको बारीकी से समझते हैं कि पहले वाले काल में हमें किस तरीके की जानकारी प्राप्त हुई, दूसरे वाले पीरियड में हमें किस तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और नंबर 3 जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, उसको हिस्टोरिकल पीरियड क्यों कहते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राचीनतम इतिहास का यह काल या वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन, कैसा साधन? लिखित साधन उपलब्ध नहीं थे, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं माना जाता था, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर आप समझ गए होंगे क्या कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, यानी ऐसा काल जहां पर मानव को लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, और वहां पे ना ही लिखित साक्ष्य मिले हैं, ऐसे ही मानव को हम प्रागैतिहासिक काल के अंदर में लेते हैं, और जिसमें मानव का जीवन कैसा था, वो सभ्य नहीं था यानी कि असभ्य था। ऐसे बातों से भी हमें पता चलता है कि मानव का ये जीवन प्रागैतिहासिक काल के अंदर आता है, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इस काल का जो इतिहास रहा है उसमें लिखते समय इतिहासकारों को काफी प्रॉब्लम उठानी पड़ी और उनको किस पर डिपेंडेंस रहना पड़ा? पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो उनको पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में समझते हैं कि प्राचीन इतिहास में एक ऐसा समय भी था जहां पर मनुष्य को लिखना तो जानता था, लेकिन वह क्या करते हैं, वो अभिलेखों को पढ़ नहीं पा रहा था, पढ़ना नहीं जानता था। लिखना तो सीख गया था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था।
ऐसे काल को हम क्या कहते थे? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता था, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है, जिसको हम हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और अब भारत के तीसरे काल के बारे में, जिसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है, उसके बारे में समझते हैं। प्राचीन इतिहास का वह काल जिसका इतिहास लिखते समय साहित्यिक, पुरातात्विक एवं विदेशियों के विवरण का उपयोग किया जाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो भारत के इतिहास के विभाजन काल में आपने 3 कालों को पढ़ा और समझा। इसका गहन अध्ययन करिए। इससे जुड़े हुए मैं प्रश्न वीडियो के अंत में जरूर करने वाला हूं, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझने का प्रयास करते जाइए। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं, या कोई ऐसी चीजें या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। मानव सभ्यता का या मानव सभ्यता के आदिकाल को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर करता था। पाषाण काल की काला अवधि को निम्नलिखित विवरण के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, पहला है पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नव पाषाण काल। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नव पाषाण काल। पाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल है उसको भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल, और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। जैसा कि पाषाण काल के एज में आपने समझा कि जो पाषाण काल है वो क्योंकि मानव का जीवन पाषाण निर्मित उपकरणों पर ही संबंधित था, इसकी वजह से उसको नाम दिया गया पाषाण काल, और ऐसे मानव को हम पाषाण काल में पढ़ते हैं। और पाषाण काल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और आपका उच्च पूरा पाषाण काल। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में समझते हैं, और ये किसके द्वारा कही गई बात है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक पुरातात्विद, उन्होंने ऐतिहासिक चीजों का बहुत ही नजदीकी से प्रेक्षण किया, और अपने प्राप्त प्रेक्षणों के अनुसार उन्होंने कई सारी टिप्पणियां की हैं, उसके माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले उनके अनुसार क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट के अनुसार उन्होंने 1863 ईस्वी में भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज की थी। तो उन्होंने भारत के पूरा पाषाण काल की भी खोज की, जिससे उनको भारत की संस्कृति के बारे में पता चलता है। और नंबर 1 अगर देखें तो मानव की आरंभिक गतिविधियां पूरा पाषाण काल में अभिव्यक्त होने लगी थी। ठीक है, आइए समझते हैं नंबर 2। इस काल में मानव को जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन का मतलब है जीवन यापन करने के लिए, यानी कि भोजन की तलाश में, ये भी कह सकते हैं। तो जीविकोपार्जन के लिए उनको शिकार और खाद्य संग्रहण करना पड़ता था, और इसी पर ये निर्भर थे। नंबर 3 पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। इस काल का मानव मतलब कौन से काल का मानव? पूरा पाषाण काल का जो मानव है उसमें सामान्यतः पहाड़ की गुफा तथा खुले आकाश के नीचे रहता था। यानी रहने का स्थान या तो उनके पास में वो गुफा थी, गुफाओं में रहते थे, या फिर खुले आकाश के नीचे रहते थे। नंबर 4
सॉरी, नंबर 5 दूर हो गए। नंबर 5, पूरा पाषाण काल के मानव को निग्रोटो प्रजाति के नाम से जाना जाता था। यानी वो किस प्रजाति के थे? पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो निग्रोटो प्रजाति का था। और नंबर 6, मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। तकनीक विकास यानी टेक्निकल डेवलपमेंट जो था, या क्लाइमेट जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। तो आइए समझते हैं। नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारी। इस काल का अधिकांश भाग ठंडी जलवायु से संबद्ध था तथा क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। कैसे उपकरणों की प्रधानता थी? क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। हस्तकुठार मतलब हाथों से बने हुए कुठार, खंडक तथा विदारिणी इस काल के मुख्य उपकरण में से एक थे, जो कि किससे बने हुए थे? जो कि क्वार्टरजाइट पत्थरों से बनाए जाते थे। और ये कहाँ पाए जाते थे? सोहन घाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका, नेवासा आदि इस काल के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो किन पत्थरों से मिलकर के बने हुए थे तथा ये किन स्थानों से पाए जाते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? निम्न पूरा पाषाण काल के पत्थर क्वार्टरजाइट पत्थर का यूज किया गया, उनसे ये उपकरण बनाए गए थे और ये मुख्यतः भीमबेटका, नेवासा आदि स्थानों में पाए जाते हैं, जिसमें सोहन घाटी, बेलन घाटी और आदमगढ़ के नाम सबसे पहले लिए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल के मानव का जीवन अस्थिर था। अस्थिर मतलब स्थिर नहीं था, अस्थिर था। और क्यों था? क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा कि जलवायु और तकनीकी विकास पर ये आधारित है। तो इनका तकनीकी विकास और जलवायु उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इन मानव का जीवन अस्थिर रहा, विचलित रहे ये मानव। आगे इनमें कुछ तो सुधार आया, क्या सुधार आया उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो इनके उपकरण थे वो पहले की अपेक्षा कैसे थे? बहुत सुंदर थे और छोटे थे और पैने भी थे, पैने बनने लगे थे। इस काल में पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, वेधनी, छेदनी और खुरचनी इस काल के मुख्य औजार माने जाते थे। यानी उस समय पपड़ियों का व्यापार भी हो रहा था। इस बात से समझ में आता है कि पपड़ियों से बने हुए औजारों का व्यापार हो रहा था। क्वार्टरजाइट के साथ साथ, क्वार्टरजाइट पत्थर का तो यूज पहले से आप कर रहे थे, उसके साथ साथ चर्ट एवं जैस्पर के पत्थरों का भी यूज होने लगा था। और प्रमुख कच्चा माल भी माना जाता था। नेवासा इस काल का प्रमुख संस्कृति स्थल था, जो कि ये निम्न पूरा पाषाण काल का माना जाता है। और इस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा अभी क्या कि पपड़ियों से बने विविध प्रकार के जो औजार थे उनमें से फलक नाम का भी एक औजार था और इनका व्यापार ज़्यादा मायने में किया जाता था। इसलिए इस संस्कृति का नाम फलक संस्कृति पड़ा। और इस संस्कृति में सबसे पहला अगर स्थान किसी का नाम आता है तो वो नेवासा स्थल का नाम आता है। उच्च पूरा पाषाण काल में जलवायु शुष्क हो गई थी। यह काल आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग था। होमोसेपियंस जो विचार विमर्श कर सकता था, चिंतनशील मानव था, जिसको होमोसेपियंस कहते हैं। ऐतिहासिक काल का ये मानव था और उसी का ये युग था। इस काल के उपकरणों में दक्षिणी एवं खुरचनी के अलावा अस्थि के यानी कि किसके अस्थि यानी हड्डियों के उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। उपकरण यानी औजार बनाने की मुख्य सामग्री लंबे स्थूल प्रस्तर फलक होते थे। ठीक है, यानी छैले।
इस काल में मानव रहने के लिए शैलाश्रयों, शैलाश्रयों का मतलब है शैल मीन होता है पहाड़ी और आश्रय मीन होता है घर। तो पहाड़ियों में घर का प्रयोग करने लगा। पहले तो गुफाओं में रहते थे ना, पहले तो गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे जो बना बनाया होता था। अब वो उसमें आश्रय बनाने लग गए, घर बनाने लग गए, वहीं पर आश्रय लेने लग गए। और साथ ही नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूप में कला का विकास होने लगा। ऐसे प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें से बेलन घाटी, छोटा नागपुर, पठार, मध्य भारत, कुरनूल, चित्तूर, गुजरात इत्यादि इस काल के प्रमुख स्थल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा पाषाण काल के जो 3 वर्गों में पूरा पाषाण काल को डिवाइड किया गया था, उनको हमने अभी समाप्त किया है। अब दूसरा जो पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल आता है, उसके बारे में समझते हैं। मध्य पाषाण काल, जिसमें उसका जीवन यापन अगर हम देखें मानव का, तो यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है। तो वहां के जो लोग थे, यानी मध्य पाषाण काल के जो लोग थे, वो शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ के मानव के हम मांसाहारी और शाकाहारी पर बात करें तो क्या समझ में आता है कि वो शिकार करते थे और मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। तो मतलब उस समय का मानव मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था, क्योंकि खाद्य वस्तुएं भी बटोरकर पेट भरते थे और खाद्य वस्तुओं में आपकी शाकाहारी वस्तुएं भी आ सकती हैं। औजार उस समय के कैसे थे? इस काल में पाषाण के औजार यानी पत्थर के औजार आमतौर पर छोटे होते थे। पत्थर के औजार कैसे होते थे? इस काल में छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे औजार, यानी लघु पाषाण कहा जाता है। लघु पाषाण कहा जाता है, माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे उपकरण। ठीक है, प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे यानी कि जो ऊपर का हैंडल होता है उसको मुट्ठे कहते हैं, हसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण काल के औजार भी बनाते रहे, और जिसमें ब्लेड, नुकीले क्रोड, त्रिकोण, नवचंद्राकार आदि अन्य प्रमुख उपकरण भी पाए जाते थे। अब इनके साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए, किस जगह से प्राप्त हुए, आइए वो सीखते हैं। साक्ष्य क्या है? सर्वप्रथम तीर कमान की बात करें तो इसी काल में विकास हुआ था। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ शहर से और राजस्थान के बागोर स्थल से प्राप्त होता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सबसे पहला जो पालतू पशु है वो कुत्ता ही था, यानी सबसे पहले कुत्ता ही पाला गया। आगे समझते हैं कि भीमबेटका बहुत ही प्राचीन स्थल माना जाता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल का या पाषाण काल का सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो भीमबेटका। तो भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। वह मातृ देवी की उपासना इसी काल में मानी जाती है, और सवादान पद्धति यानी कि सवादान पद्धति का विकास भी इसी काल से मिलता है। गुफा चित्र में हिरणों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। पाषाण काल का सबसे अंतिम और आधुनिक काल माना जाने वाला नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सर जॉन लुबॉक ने 1865 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मेसुरिचर ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण का उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त हुआ।
तो सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मेसुरिचर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी? टोन्स नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट कर लीजिए, की घाटी से प्राप्त हुआ। इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे, या यूं कह सकते हैं कि इस काल के जो कृषक थे वो सबसे पुराने कृषकों में से एक थे। वे मिट्टी और सरकंडे बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। अगर पूछा जाए कि नवपाषाण काल के जीवन यापन करने वाले जो लोग थे वो अपने आश्रय कहाँ बनाते थे और कैसे होते थे, तो वो उनके जो आश्रय होते थे वो अब मिट्टी के होते थे। कैसे? मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के बने हुए होते थे, सरकंडे के बने हुए होते थे, कंडे, सरकंडे जानते हैं आप, उस तरीके से। और ये कैसे होते थे? गोलाकार होते थे, आयताकार घरों में ये लोग रहते थे। सर्वप्रथम मानव इस काल में शिकार एवं खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की स्थिति में पहुंचा। अब ये खाद्य संग्राहक तो आप समझते हैं कि आदिमानवों के द्वारा या कृषकों के द्वारा खाद्य का संग्रहण करना, खाद्य संग्राहक वो व्यक्ति कहलाता है जो खाद्य का भंडारण करता है, संग्रहण करता है। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन जाना मतलब जो संग्रहण किया हुआ खाद्य जो चीजें थी उसका उत्पादन भी शुरू हो गया था। यानी कि लेन देन करना, बेचना, खरीदना, ये सारी चीजें उत्पादन में आती हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। सबसे पहले इस काल में, किस काल में? नवपाषाण काल में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो अनाज यूज किया गया वो जौ था। जबकि उत्तर पश्चिम के सुलेमान, ये उत्तर पश्चिम किसके हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में। कहां पर? अगर हम भारत का छोटा सा मैप बनाना चाहें तो ये वाला जो एरिया है, ये आपका गुजरात मान सकते हैं। जबकि ये वाला जो एरिया है जो पाकिस्तान में पड़ता है, उसके ऊपर ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियां पड़ती हैं। और उन क्षेत्र में बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना शुरू किया और पशुपालन में भेड़ बकरी पालना सीखा। अब इसके साक्ष्य कैसे मिले, कैसे पता चला कि ये जो काल था वो नवपाषाण काल बने? उसके साक्ष्य मिले, यहां से हिरण, सुअर, भेड़ तथा बकरियों की हड्डियों साक्ष्य के रूप में मिली हैं। यहां से प्राप्त चौकोर तथा आयताकार घरों में 4 या उससे ज्यादा कमरे पाए गए हैं। 4 या उससे ज्यादा कमरे भी पाए गए हैं। बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो बुर्ज होम में गर्त निवास, गर्त मीन होता है गड्ढा, गड्ढे में भी निवास पाए गए हैं और वो जगह का क्या नाम है? बुर्ज होम। ठीक है, का साक्ष्य मिलता है। कोल्डी हवा एक जगह का नाम है जहां से चावल एवं चौपानी मंडा से मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्मपुत्र घाटी में दाओजली के पास नामापुरा स्थल से खरल एवं मूसल के अलावा जेटाइड पत्थर भी मिला है। तो नवपाषाण काल से आपने ये समझा कि यहाँ के जो समुदाय के लोग थे वो अमूमन कृषक ही थे और सबसे पुराने कृषकों में से एक थे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो पशुपालन हुआ, सबसे पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने भेड़ और बकरी को पालना सीखा। इसके बाद में इस नवपाषाण काल में सबसे पहले अगर उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम में देखें तो जौ, गेहूं उगाना इन लोगों ने सीखा। इसके अगर और डीप में अगर हम जाएंगे तो इसके लिए हम लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। अभी तक का ये तो इंट्रोडक्शन था जो नवपाषाण काल से खत्म होता है। इसके बाद ताम्रपाषाण काल भी है जिसमें ताम्रिक चीजें यानी तांबे के बनी हुई चीजें का यूज किया जाता था। कायस्थ काल आता है। कई सारे ऐसे काल है जो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था
भारत का इतिहास का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और उसका उत्तर आप लोग देंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये जितने भी टॉपिक्स थे मैंने समझाए, इंट्रोडक्शन समझाया, उसका आपने कॉपी पेन से लेकर के राइट कर लिया है और बारी बारी से उसका आप उत्तर देंगे प्रश्नों का। तो शुरू करते हैं प्रश्न और आप देंगे उत्तर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया क्योंकि वो बीच से आए हैं, इसलिए इसको आप शुरुआत से देखें तभी समझ में आएगा। जो अभी लर्नर बच्चे हैं, जो अभी अभी तैयारी करना शुरू किए हुए हैं, आप सही जगह आए हैं। इसी चैनल पे बने रहिए, आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप अगर किसी बड़े चैनल पे जाएंगे तो बड़े चैनल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के टॉपिक्स पड़े हुए हैं जिनको देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं और उस आकर्षण में आप चैनल पे जा करके अलग अलग चीजों में बह जाते हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो पूर्णतः पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। इसलिए किसी भी टॉपिक को अगर आप सिरे से पढ़ोगे और एंड तक देखोगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही चैनल पे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला और आप तैयार रहिए कॉपी पेन लेकर के। तो अब सिलसिला आ पहुंचा है प्रश्नों की तरफ और प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उनके उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत में मानव को किस काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? आप बहुत ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। भारत में मानव को किस काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल, नंबर बी पाषाण काल, सी प्रागैतिहासिक काल, डी मध्य पाषाण काल। तो बताइए भारत में मानव को किस काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल सही, प्रागैतिहासिक काल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल में भारत के मानव को अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, फलक संस्कृति से किस काल को जाना जाता है? फलक संस्कृति से किस काल के बारे में याद आता है या जाना जाता है? तो फलक संस्कृति के हिसाब से आप ऑप्शन पहले चेक करिए। पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आ रहा है? देखिए पाषाण काल तो है नहीं, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मध्यपुरा पाषाण काल को ही फलक संस्कृति के नाम से जानते थे क्योंकि इसमें जो उपकरण थे वो फलक जैसे फलकनुमा टाइप के उपकरण व औजार बनाए जाते थे, इसलिए इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मानव को किस नाम से जानते हैं? भारत में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मानव को किस नाम से जानते हैं? रामापिथेकस के नाम से जानते हैं, निग्रेटो प्रजाति के नाम से जानते हैं, होमो हेबिलिस कहते हैं या होमो इरेक्टस कहते हैं? तो आपके ऑप्शन बी, सी और डी ये गलत हो जाएंगे। आपका आंसर ए सही है, रामापिथेकस। किस नाम से जानते हैं? रामापिथेकस। और ये रॉबर्ट ब्रूस फुड के अध्ययन के, जो कि 1863 में उन्होंने अध्ययन किया था, उसमें भारत की संस्कृति पर उन्होंने ये समझा कि ये रामापिथेकस उसी काल यानी प्रागैतिहासिक काल के समय का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, किस काल के मानव ने गेहूं और जौ उगाना सीखा? तो क्वेश्चन है किस काल के मानव ने गेहूं और जौ उगाना सीखा? तो आपके ऑप्शन है पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो वहां पर मानव ने कृषि तो अभी शुरू की ही नहीं थी। पाषाण काल बहुत पुराना समय रहा तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उनमें से कोई एक काल था और वो काल कौन सा था? पूरा पाषाण काल भी नहीं रहा। तो अब बचा कौन सा? बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक काल यानी कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम में गेहूं और जौ लोगों ने उगाना सीखा और इसी काल के लोग प्रमुख कृषक या बहुत ही पुराने कृषक माने जाते रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, सर्वप्रथम कौन सा पशु पालतू बना और किस काल में बना? तो सबसे पहले आपके ऑप्शन चेक करिए आप। सुअर पाषाण काल, बकरी पुरापाषाण काल,
कुत्ता, मध्य पूरा पाषाण काल या डी इनमें से कोई नहीं। हम बात करें अगर सुअर और पाषाण काल तो ये बात गलत है। बी बकरी ये भी गलत है। और इसके बाद में सी ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले कुत्ता पालना शुरू किया गया था और किस काल में शुरू हुआ था? मध्य पूरा पाषाण काल में। आप इस वीडियो में अगर नए आए हैं तो स्टार्टिंग से वीडियो देख करके आप इसके आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न पूरा पाषाण काल में औजारों और उपकरणों को बनाने के लिए किन पत्थरों का प्रयोग किया गया था? तो किन पत्थरों का यूज किया गया था? देखो जेडाइट पत्थर का तो यूज अगर देखें तो नव पाषाण काल में किया गया था, तो ये तो गलत है। चर्ट का यूज किया गया था, लेकिन चर्ट का शुरू में प्रयोग नहीं किया गया, बाद में किया गया, तो ये ऑप्शन अभी मेरा सही नहीं है। अगर हम सी ऑप्शन देखें तो क्वार्टरजाइट पत्थर का जरूर यूज किया गया था, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इस प्रश्न का जो आंसर है, क्वार्टरजाइट पत्थरों का यूज औजारों और उपकरणों को बनाने में किया गया था और ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग कहाँ पाया गया? सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग कहाँ पाया गया? तो आपके ऑप्शन है ए केरल में पाया गया, नंबर बी भीमबेटका में पाया गया, नंबर सी बेलन घाटी में पाया गया या डी महाराष्ट्र में पाया गया। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है और महाराष्ट्र में सबसे पहले शुतुरमुर्ग के अवशेष पाए गए और वही एक ऐसा राज्य है जहां पर शुतुरमुर्ग के हमको अवशेष मिलते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो पूरा टॉपिक आपने पाषाण काल का हमारे साथ में अध्ययन किया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इतिहास के, जिसमें मैं आपको हड़प्पा की सभ्यता के काल से संबंधित टॉपिक पढ़ाऊंगा। यहाँ तक हमारा जो प्रश्न काल था, उस प्रश्न काल से संबंधित मैंने प्रश्न भी आपसे पूछे। प्रश्नों का सिलसिला हर टॉपिक के पढ़ाने के बाद में यूं ही जारी रहेगा। अब आगे की बात यही है कि आप मुझे ये बताएंगे, आपसे लास्ट क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन जो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके देंगे, पाषाण काल को निम्नलिखित कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, पाषाण काल को निम्नलिखित कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब कर लिया है या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो की हर एक सेटअप को, जो कि आपके टाइमिंग में पहुंच रहा है, उसको तुरंत से तुरंत देखिए और अपने पढ़ाई को मजे से करिए, आनंद से करिए। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहिए, अपने समाज को स्वस्थ रखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, किसी को बिना मतलब में कोई बात मत कहिए। जय